गुजरात से हार के बाद एक क्वेश्चन सबके अब ज़हन में आने लग गया है कि क्या आरसीबी की बैटिंग के साथ सब कुछ सही है या आरसीबी की बैटिंग थोड़ी कोलैप्स करती दिख रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी सही नहीं चल रही हैं। अगर आप उनके इंजन के बारे में देखें, तो टॉप पे विराट कोहली 54 की एवरेज से 165 की स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर रहे हैं। वहाँ पे हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की, जैसे हम ट्रू स्ट्राइक रेट और ट्रू एवरेज की बात करते हैं कि अगर मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए जब वो आए, जिस तरह से कहानी आई, तो उनकी एवरेज आइडियल एवरेज से या एवरेज जो होनी चाहिए थी उससे कितनी ज़्यादा है और स्ट्राइक रेट कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम विराट कोहली के उन स्टार्ट्स पे देखें, तो विराट कोहली का ट्रू एवरेज 23 का है। इसका मतलब वो अपने एक्चुअल इम्पैक्ट से 23 ज़्यादा की एवरेज से खेल रहे हो कि वो 23 भी खेल रहे हैं। और अगर आप एवरेज को दिमाग में रखें 54 को और उसके साथ सही ट्रू स्ट्राइक रेट देखें, तो वहाँ पे भी विराट कोहली 6 से ज़्यादा खेल रहे हैं। मतलब अगर वो 54 की एवरेज के साथ 159, 158 की स्ट्राइक रेट पे भी खेल रहे होते, तो बहुत इम्पैक्ट डालता और 165 की स्ट्राइक रेट के साथ अगर वो 34, 35 की एवरेज भी दे रहे होते, तो वो काफ़ी सही होता। तो इतना ज़्यादा बेटर कर रहे हैं विराट कोहली और ऐसा नहीं है सिर्फ़ वही हैं, फिल सॉल्ट का भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा जो 6 मैचेस वो खेले, उनका वहाँ पे 33 की एवरेज के साथ उन्हें 168 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। वहाँ उनकी अगर 168 की स्ट्राइक रेट के साथ बात करें, फिल सॉल्ट थोड़ा-सा एवरेज में पीछे रह जाते, थोड़ा-सा नेगेटिव में थे, पर ट्रू स्ट्राइक रेट में उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। बट उसके बाद असली कहानी शुरू होती है नंबर 3, 4 और अगर 5 पे आप टिम डेविड को लेके आएँ। नंबर 3 पे पडिक्कल जो आते हैं, वो 40 की एवरेज से 188 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। उनका ट्रू स्ट्राइक रेट 27 का है। मतलब अगर वो 161 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे होते, तब भी वो एक अच्छा नंबर माना जाता। बिल्कुल आप जैसे एट पार माना जाता, तो वो अपनी एट पार स्ट्राइक रेट से इतना ऊपर खेल रहे हैं। वहीं पे पाटीदार इस सीज़न 37 की एवरेज और 201 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उनका ट्रू स्ट्राइक रेट 41 का है। मतलब वो भी अगर 160 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते, तो काफ़ी अच्छा गिना जाता, जिस तरह से वो बल्क्स भी दे रहे हैं। और उसके बाद असली कहानी चेंज हो जाती है टिम डेविड के साथ। टिम डेविड इस सीज़न 64 की एवरेज से 192 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, तो उनका ट्रू एवरेज ही 44 का है। मतलब अगर वो 20-21 की एवरेज भी दे रहे होते, जिस तरह वो जहाँ वो बैटिंग करने आते हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उनका ट्रू स्ट्राइक रेट लगभग 39 का है। इसका मतलब अगर वो 153, 154 की स्ट्राइक रेट भी दे रहे होते, तो बढ़िया होता। आप कहते हैं ऐसा कैसे? वो तो फिनिशर हैं। क्योंकि कितने मैचेज़ ऐसे हैं जहाँ पे मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, चेज़ में और तब वो आ रहे हैं पिक्चर में। तो इतना सब सही होने के बावजूद जहाँ आपके टॉप 5 बैटर्स इस तरह से खेल रहे हैं, तब भी हमने आरसीबी की बैटिंग को 3 मैचेस में फ्लॉप होते देखा जिसके चलते उन्हें मैच हारना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एक कोलैप्स हुआ, फिर वहाँ पे पाटीदार के कुछ रन्स और इम्पैक्ट प्लेयर में वेंकटेश अय्यर को लेके आने से किसी तरह से नैया डूबने से बची, बट वो ज़्यादा नहीं थी। फिर हमने दिल्ली के अगेंस्ट 131 131 फॉर 3 से कोलैप्स होते देखा और फिर अब हमने गुजरात के सामने भी वो सेम पैटर्न देखा। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन इन टॉप 5 का बुरा दिन हो जाता है, इनमें से 2 या 3 प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं, उसके बाद जो नंबर 6, 7, 8 हैं, वो आपको रन्स नहीं दे पा रहे। और अब जब सॉल्ट भी नहीं है, तो बेथल के भी वैसे रन्स नहीं आ रहे। बेथल के 3 इनिंग्स में अभी तक सिर्फ 39 रन्स आए हैं, 26 बॉल्स में 150 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बल्क रन्स आ रहे हैं। तो बेथल किसी भी एंगल से सॉल्ट के इम्पैक्ट को तो नहीं रिप्लेस कर पाए हैं। पर ये भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नंबर 6 पे जितेश, 7 पे रोमारियो शेफर्ड और 8 पे कृणाल पांड्या। इनसे जो उम्मीदें हैं वो नहीं हो पा रहा है। अगर हम जितेश के नंबर्स देखें तो उन्होंने 9 की एवरेज से 112 की स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं। 9 की एवरेज इस लेवल पे आके एक बैटर जो पिछले सीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वो प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा है। तो वहाँ पे अगर हम उनका इम्पैक्ट देखें, जो देश का एवरेज वाइज़, ट्रू एवरेज वाइज़ इम्पैक्ट -17 का है। इसका मतलब वो 26 की एवरेज से खेलते होने चाहिए थे क्योंकि उनको एज़ अ फ्लोटर भी भेजा गया है हायर ऑर्डर पे और उनकी स्ट्राइक रेट का इम्पैक्ट -55.5 है। मतलब आइडियली जिस नंबर पे वो आ रहे हैं,
उनका स्ट्राइक रेट 170 के आसपास होना चाहिए था, जो 112 के आसपास है। और ओवरऑल सभी मैचेज़ में उनका इम्पैक्ट -50 का है। मतलब कि उन्होंने जब आके बैटिंग की और उनके विकेट के कारण मैच पे ओवरऑल सभी मैचेज़ को इंक्लूड कर लें, तो -50 का इम्पैक्ट है। वहीं पे विराट कोहली का +76 का इम्पैक्ट है कि विराट कोहली ने ओवरऑल मैचेज़ को जिस तरह से इम्पैक्ट किया है, वहाँ पे उन्होंने जो चाहिए था उससे 76 रन्स मारे हैं ताकि उन्होंने बाकी प्लेयर्स को कुशन दिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो विराट कोहली हैं, उनका भी मेजॉरिटी इम्पैक्ट यहाँ पे नलिफाई हो रहा है। पर प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ जितेश नहीं है, वहाँ पे रोमारियो शेफर्ड जहाँ की वो 6 बॉलिंग ऑप्शन की तरह भी उस तरह से उभर के नहीं आ रहे हैं, काफ़ी रन्स दे रहे हैं, वहाँ पे उनकी बैटिंग ने भी काफ़ी लेट डाउन किया है। रोमारियो शेफर्ड 18.7 की एवरेज से 140 की स्ट्राइक रेट पे स्कोर कर रहे हैं। जिन पोज़ीशंस पे, जिन सिचुएशंस में वो आए हैं, उनमें भी उनका ट्रू एवरेज -6 का है। इसका मतलब वो कहीं 25 की एवरेज के साथ स्कोर करते हुए दिखने चाहिए थे और उनका ट्रू स्ट्राइक रेट भी -14 है, मतलब वो रफली 154 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करते दिखने चाहिए थे। तो उनका भी ओवरऑल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आ पाया। नेगेटिव नहीं है, बट हाँ, कोई कुछ मैचेज़ में कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ गया, कुछ मैचेज़ में नेगेटिव आ गया, ओवरऑल ठीक है, बट जो उनसे उम्मीदें थी, उस तरह से नहीं चल रहा। उसके बाद बहुत बड़ी हैरानी आपको लगेगी नंबर 8 पे कृणाल पांड्या बिकॉज़ नंबर 8 पे जो बैटर आता है उससे उम्मीद होती है कि वो तेज़ खेल सके। वहाँ पे कृणाल मैंने पहले भी बात की है इज़ नॉट अ नंबर 8 बैटर वो आपके फ्लोटर हो सकते हैं, उनको आप नंबर 5-6 पे खिला सकते हैं, ट्रिकी सिचुएशंस में जहाँ आपको लगता है कि अब थोड़ा-सा काउंटर अटैकिंग की इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इस सीज़न वो भी ज़्यादा नहीं हो पाया कृणाल पांड्या से अपार्ट फ्रॉम जस्ट 1 नॉक जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया। अदरवाइज़ अगर उनका ओवरऑल एवरेज देखें तो 13.33 की एवरेज से सिर्फ 125 की स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रहे हैं। तो उनका ट्रू एवरेज -9 का है कि रफली वो 22 की एवरेज से स्कोर करते दिखने चाहिए थे और उनका ट्रू स्ट्राइक रेट -47 है। इसका मतलब लगभग 170 की स्ट्राइक रेट पे स्ट्राइक करते दिखने चाहिए थे, जिन सिचुएशंस में वो आ रहे हैं। और उनका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ऑल द मैचेस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग -30 का है। इसका मतलब ओवरऑल उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है अपनी बैटिंग से। तो नंबर 6, 7, 8 अब एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है आरसीबी के लिए जिसे अगर एड्रेस ना किया जाए तो वो आगे चल के इनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में रितेश की बैटिंग के साथ ऐसा हुआ क्या? उनसे बहुत बड़ी चीज़ें उम्मीद थी, सब कुछ था। पिछले सीज़न्स में भी मैंने एक बार जब अपने लाइव शो पे जो पुराने इंडियन टीम एनालिस्ट रह चुके हैं, हिमानी रंजू, उन्हें भी बुलाया था। क्रिक इन्फो पे भी आप उनके वीडियोज़ देखेंगे। अभी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक बहुत प्यारा वीडियो आया था। उन्होंने क्लियरली बोला कि जो हार्ड लेंथ्स है, बैक ऑफ द लेंथ्स है, उन सब पे जितने स्ट्रगल करते थे, उनकी 2023 सीज़न में भी 45 की स्ट्राइक रेट थी, जो कि मैसिव कंसर्न था। 24 सीज़न में भी कुछ वैसा-सा था, 25 में उन्होंने उस पे काम किया था, उसे उठा के 90 तक वो लेके गए थे। इसीलिए इंडियन टीम रेकनिंग में दोबारा भी आए थे। पर जो इमर्जिंग एशिया कप में हुआ, जहाँ पे वो इम्पैक्ट और जहाँ पे वो सुपर ओवर के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और उसके बाद एक पर्सनल ट्रेजेडी भी हुई, उनके फादर नहीं रहे और फिर इंडियन टीम का स्नब, इन सब के चलते लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और फिर से जो वो हार्ड लेंथ्स और बैक ऑफ द लेंथ्स की बात थी, वहाँ प्रॉब्लम स्ट्रगल फिर से दिख रही है। इन सब के चलते अगर दिल्ली वाले मैच में आप देखें तो दिल्ली ने बहुत अच्छे से उनको प्लान करके बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर बॉल्स एंड ऑल की थी, उनको मारने बिल्कुल नहीं दिया था और अभी जीटी के अगेंस्ट वो आके एक अच्छे चैनल में बॉल थी, ऐसी पिच पे जहाँ पे बाउंस काफ़ी अच्छा था, सभी बैटर्स ने बाउंस के कारण प्रॉब्लम फेस किया था, वहाँ पे वो ऑन द अप मारने गए और क्लियरली बिकॉज़ ऑफ द बाउंस कीपर के पास कैच दे गए और वो भी ऐसे बॉलर से जो कि काफ़ी लंबे कद के बॉलर हैं। तो ओवरऑल बल्क भी नहीं आ रहा उनसे, स्ट्राइक रेट भी बहुत लो है, तो इम्पैक्ट उस लेवल तक आ गया है कि शायद अब आरसीबी को उन्हें बेंच करने के बारे में भी सोचना पड़े। वहीं पे रोमारियो शेफर्ड से क्या हम किसी इंडियन होम ग्रोन टैलेंट को रिप्लेस कर सकते हैं? ये भी अब मैटर ऑफ कंसर्न बनता जाएगा कि ना वो तेज़ रन कर पा रहे हैं, ना बल्क कर पा रहे हैं और ना एक 6 बॉलिंग ऑप्शन की तरह सामने आ पा रहे हैं। तो ओवरऑल एक टीम जो अपनी कंसिस्टेंसी अपने एक रेगुलैरिटी के कारण पिछले साल कप जीती, इस साल भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। शायद कुछ छोटे-छोटे क्रैक्स बन रहे हैं, जिन्हें एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नहीं तो ये 6, 7, 8 की कहानी
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। जहाँ पे बड़ी चेज़ेज़ आएँगी, जहाँ पे थोड़ा-सा टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, वहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी और धीरे-धीरे इस चीज़ का इम्पैक्ट आपके टॉप ऑर्डर की बैटिंग में भी दिखने लग जाएगा, जब उन्हें पता होगा कि शायद हमारे पास वो कुशन नहीं है, जो हम सोच के चल रहे हैं। ऐसे में आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ और हो सके तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।